जिस तरह जो है ईडी छापा मार रही है कि इनके पास इतना बरामद हुआ, उनके पास इतना बरामद हुआ, पिछले 10 साल में कितनी खबर आपने पंजाब से लेके तमिलनाडु तक पढ़ी, जिसमें हो कि साहब इनके पास से जो है इतने हजारों कुंटल सरसों बरामद हुआ, इनके पास से जो है हजारों कुंटल गेहूं बरामद हुआ, इनके पास से हजारों कुंटल मक्का बरामद हुआ। पढ़ा कहीं आपने? क्यों? क्योंकि जमाखोरी, ये सरकार ही जमाखोरों की सरकार है। और हमेशा से होता है कि जब जनसंघ के रूप में आती थी या भाजपा के जो रूप में आ रही, तो सबसे ज्यादा चांदी इसमें जमाखोरों की हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं गेम कहां चल रहा है। बिहार से इस बार क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में ये मीडिएटरों ने 1200 रुपए क्विंटल धान खरीदा बिहार से। देखिए एमएसपी धान का है 2400, 1200 रुपए क्विंटल खरीद लिया और यहां लोकल अफसरों से मिलके पंजाब और हरियाणा के मंडियों में, चूंकि यहां एमएसपी पूरा मिलता है, इन्होंने 2200 33 रुपए क्विंटल बेच दिया। पंजाब के किसान कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि बिहार का किसान बिहार में ही 1200 किसी दलाल को बेचने की बजाय वो 2400 रुपया में बिहार के मंडी में बेचे। सरकारी नीतियों के विरोध के कारण देशद्रोही करार देते हैं, तो अगर उनको जो है खालिस्तानी कह रहे तो इसमें क्या जो है क्या कहते हैं आश्चर्य की बात है। अभी तो संदेश खली में एक सरदार जी आईपीएस हैं, उनको वहां कहा जा रहा है कि जो है खालिस्तानी आईपीएस आ गए हैं। इनके इनके शब्दों का क्या है? राजनाथ सिंह का नाम उन्होंने इसलिए लिया कि कहा कि हमारे जितने भी दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन यूपीए के टाइम में हुए हैं, उसमें राजनाथ सिंह हमारे धरनों में भागीदार बनते थे जंतर मंतर पे। कहा कि मेरे ही धरने में राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने हमारा काउज का सपोर्ट किया था, तो आज वो हमें अपना दुश्मन क्यों मान रहे हैं? बीजेपी सरकार में जो लोग भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए गैस सिलेंडर से लेके किसानों के बीच में जाके बैठते थे, बीजेपी सरकार में मोदी के समय उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। मोदी कभी सिलेंडर लेके बैठे थे? मोदी कभी धरना प्रदर्शन में गए थे? मोदी अपने विरोध की आवाज ही नहीं सुनना चाहते। खनौरी बॉर्डर पे थोड़ा सा तनाव इसलिए भी ज्यादा है कि इधर जींद और नरवाना साइड के जो फार्मर्स हैं, जो हरियाणा के किसान हैं, वो उनके सपोर्ट में इधर से खड़े हैं और बीच में पुलिस है, तो इस कारण से खनौरी बॉर्डर पे भी बहुत टेंशन है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत, हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार आंसू के गोले छोड़ रही। किसान भी इस बार तैयारी से हैं, मास्क है, ईयरबड है, चश्मा है और गीली बोरी लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस का जो उन पे वार होगा, पुलिस का जो आंसू गैस छोड़े जाएंगे, उसकी तैयारी करके आ रहे हैं। मामला बेहद गंभीर होते जा रहा है। सरकार बातचीत करने का भी प्रस्ताव दे रही, लेकिन बात कुछ बनती दिख नहीं रही है। क्या किसान आर पार के मूड में? चर्चा का विषय आज यही। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, संजीव जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों साथी लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं, मौजूद हैं पूरे डेटा के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ। और क्या होगा अगर ये आंदोलन बढ़ता रहा? अभी तो ये पंजाब और हरियाणा में है और ये अगर अखिल भारतीय स्वरूप लेगा, लोकसभा का चुनाव भी है, क्या स्वरूप लेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इस तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। संजीव जी, आप ही से शुरू करते हैं। आप तो हरियाणा में रहते हैं, तो आपको नब्ज ज्यादा पता हरियाणा में क्या चल रहा है। जी नहीं, हम चंडीगढ़ रहते हैं और देखिए अभी फिलहाल अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पे, दो बॉर्डर जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर है पंजाब हरियाणा का, वहां पे लगातार किसानों और पुलिस बल के बीच भिड़ंत हो रही है। एक तरफ किसान है पंजाब की तरफ और हरियाणा की तरफ हरियाणा पुलिस है, और की कोशिश करके हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार आंसू गैस के गोले और वो जो रबर की गोलियां हैं वो चला रहे हैं। और इसी बीच क्या हुआ है कि माहौल दोनों साइड में तनावपूर्ण इसलिए है कि किसानों का जमावड़ा बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट 25 से 30 हजार किसान तो शंभू बॉर्डर पे ही हैं और लगभग 2000 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। और खनौरी बॉर्डर पे भी नियर अबाउट मान के चलिए कि 5 से 8 हजार किसान हैं और लगभग 1000 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। और खनौरी बॉर्डर पे थोड़ा सा तनाव इसलिए भी ज्यादा है कि इधर जींद और नरवाना साइड के जो फार्मर्स हैं, जो हरियाणा के किसान हैं, वो उनके सपोर्ट में इधर से खड़े हैं
और बीच में पुलिस है। तो इस हम्म। कारण से खनौरी बॉर्डर पे भी बहुत टेंशन है। और इस दौरान जो सेंटर के जो गवर्नमेंट की तरफ से एक फिर प्रपोजल गया है कि आज बातचीत करते हैं, और ये 5वें दौर की बात। और 5वें दौर की बातचीत में शाम को अभी किसानों के सामने प्रपोजल गया है, किसानों ने कोई अभी उस पर रिएक्शन नहीं दिया है। और अर्जुन मुंडा की तरफ से प्रपोजल गया है, क्योंकि 4 दौर की जो पहले वार्ता हुई उसमें कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कुछ लिमिटेड प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे कि 5 फसलों पे हम एमएसपी दे देते हैं और बाकी रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद किसानों ने जो अपना डिस्कशन किया, मैं अगले लॉट में बताऊंगा जेपी सिंह जी के बाद, कि आखिर वो क्यों 5 फसलों के उस पे क्यों नहीं वो तैयार हुए। और इनफैक्ट मसला क्या सिर्फ फसलों का एमएसपी है, या मसला कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग भी है। और तीसरा मसला ये है कि जो बाकी राज्य के जो किसान हैं वो भी थोड़े थोड़े जाग रहे हैं। तो इनको किसान मूवमेंट्स को भी थोड़ा सा लग रहा है कि जो इनको बार बार खालिस्तानी टैग दिया जा रहा है, सिखों का मूवमेंट है, तो लगातार बार बार कह रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें दिल्ली जाने दिया जाए। आज तो बहुत ही शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी जो किसानों की थी, और जब उनसे कहा गया कि आप दिल्ली की तरफ क्यों कुछ करना चाहते हैं और ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि पिछले 70 सालों से भाजपा सत्ता में नहीं थी और हर बार वो धरना प्रदर्शन करती थी। क्या उनसे कभी सवाल पूछा गया कि आप कानून तोड़ रहे हो? अरे उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे, आर्टिकल 19, 20, 21, कई उन्होंने आर्टिकल्स उसके तहत अगर उन्होंने धरना दिया और उनके ये फंडामेंटल राइट्स थे, तो हमारे भी राइट्स हैं। साथ में ये भी कहा कि यही सरकार के जो नुमाइंदे थे, स्पेसिफिक नाम लिया उन्होंने, जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह नहीं, उन्होंने राजनाथ सिंह का स्पेसिफिक नाम लिया, स्मृति ईरानी नहीं। राजनाथ सिंह का नाम उन्होंने इसलिए लिया कि कहा कि हमारे जितने भी दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन यूपीए के टाइम में हुए हैं, उसमें राजनाथ सिंह हमारे धरनों में भागीदार बनते थे जंतर मंतर पे। कहा कि मेरे ही धरने में राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने हमारा काउज का सपोर्ट किया था, तो आज वो हमें अपना दुश्मन क्यों मान रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें आप लोग पगड़ी के कारण खालिस्तानी ना बोलो। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं फार्मर्स की, उससे पूरे देश के फार्मर्स दुखी हैं, और हम आदिवासियों की भी मांग कर रहे हैं, हम मनरेगा की भी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है सिर्फ पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के एग्रीगेरियन एग्रीकल्चर कंडीशन जो पुअर हो गया उसकी लड़ाई है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि ना कोई झुकने का सवाल है, ना कभी हम झुके हैं आगे, हमारा इतिहास रहा है कि हम कभी भी झुके नहीं हैं और हम अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे और हम लड़ेंगे। तो अभी जो है 3 बजे तक, 2 बजे है अभी, 2 बजे तक जबरदस्त टकराव किसानों के बीच और उनके बीच चल रहा है। दूसरे साइड में पंजाब पुलिस भी है, वो चुपचाप खड़ी होकर देख रही है, क्योंकि वो अपने लोगों पे गोली तो चला नहीं सकती। पंजाब पुलिस वालों ने एम्बुलेंस लगा दिए हैं कि जो घायल किसान हैं उनको फिर आसपास के हॉस्पिटल में, जैसे पटियाला है, राजपुरा है, बनूल है, उसके हॉस्पिटल्स में ले जा रहे हैं। इधर खनौरी बॉर्डर पे जो घायल हो रहे हैं है खनौरी है, लगता है जेपी सिंह जी गले में कोई प्रॉब्लम है, वो सारे जो है तो वो वहां लेके जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें जो हो रही है ना, तो वो उससे सरकार, थोड़ी सी सरकार के भी चिंता बढ़ी है। सरकार अभी खबर ये आई कि गुड़गांव बॉर्डर पे भी जाम लगा हुआ है, लगभग 2 घंटे से वहां पे ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, क्योंकि इधर भी कुछ किसानों का मानेसर साइड में प्रदर्शन चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट सीधा दिल्ली बॉर्डर पे भी देखा जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जहां पे अभी किसान नहीं है, उसको भी एक तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने सील कर रखा है और इस साइड में हरियाणा गवर्नमेंट ने सील कर रखा है। तो उसके कारण लोगों की आवाजाही, इंडस्ट्री को, लेबर को बहुत परेशानी हो रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक उभर के आई है कि किसानों ने ये साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आदिवासियों की भी है, और ये लड़ाई जो देश का जो बहुत बड़ा लेबर का भी है, क्योंकि लेबर कोड भी गवर्नमेंट है और हो सकता है कि अगली बार आए तो वो लेबर कोड ला के इनका हक छीनने की कोशिश करेगी। तो वो भी एक बड़ा इशू किसान बनाने के चक्कर में है। जेपी साहब, सर ये बातचीत का प्रस्ताव भी दो और बदनाम भी करो। अगर किसान आना चाहते हैं तो दिल्ली में तो प्रदर्शन होते रहा है, किसी जमाने में बोट क्लब भर देते थे लोग,
तो पुलिस ही कील बिछा रही है, पैलेट गन चला रही है, आंसू गोले छोड़ रही है, रोड रोक रही है। तो क्या डर है? मतलब अगर किसान आके यहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन ही करेंगे, तो पहले हमने देखा था यूपीए के समय में गैस सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह सब बैठते थे, पूरा फोटो खिंचवाते थे। अब ये आंदोलन से क्यों डर रही है, धरना प्रदर्शन से? देखिए सर, बीजेपी सरकार में जो लोग भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए गैस सिलेंडर से लेके किसानों के बीच में जाके बैठते थे, बीजेपी सरकार में मोदी के समय उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। मोदी कभी अच्छा। सिलेंडर लेके बैठे थे? मोदी हाँ, कभी वो तो धरना सीएम प्रदर्शन में गए थे? मोदी अपने विरोध की आवाज ही नहीं सुनना चाहते। अब सोचिए कि पंजाब बॉर्डर पर जो है, हरियाणा में चूंकि उनकी सरकार है तो वहां बैरिकेड लगा के रोक दिया कि पंजाब से हरियाणा ही ना। उसके बाद अभी दिल्ली है। और इस बार जो वहां किसान हैं, उन्होंने ये चिन्हित किया कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान कौन लोग थे जो आस्तीन के सांप की तरह शामिल थे, जो इधर भी मिले थे, इधर दिखावे के लिए मिले थे और उधर भी मिले थे, दलाली कर रहे थे, खबरें लीक कर रहे थे वगैरह वगैरह। और इसलिए बहुत से मामलों के समाधान के बिना ही पिछली बार जो है वो वो किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अब की बार पंजाब पे लगे हुए। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को एडवाइजरी भी जारी की है ये देख करके कि पंजाब से क्यों आ रहे हैं। मतलब वही चाहती है कि वो पंजाब सरकार ही निपटा दे। अगर पंजाब में अकाली और जो है आपकी भाजपा की सरकार होती तो हो सकता है कि किसान जो है वो बॉर्डर तक भी ना आ पाते, उधर ही लोग निपटाने की कोशिश करते। और बाकी जब ये किसी को भी सरकारी नीतियों के विरोध के कारण देशद्रोही करार देते हैं, तो अगर उनको जो है खालिस्तानी कह रहे तो इसमें क्या जो है क्या कहते हैं आश्चर्य की बात है। अभी तो संदेश खली में एक सरदार जी आईपीएस हैं, उनको वहां कहा जा रहा है कि जो है खालिस्तानी आईपीएस आ गए हैं। इनके इनके शब्दों का क्या है? ये तो जब सरकार के विरोध को, मोदी के नीतियों के विरोध को ही देशद्रोह करार देते हैं, तो ये तो किसान है और पंजाब से आ रहे हैं। अब हरियाणा के किसान क्यों नहीं शामिल है हमें नहीं मालूम। देखिए, असली बात यह है कि हरियाणा और पंजाब में ही किसान कमर्शियल ढंग से खेती करते हैं और वहां की फसलें हैं जिन्होंने बंगाल से लेके और जो है मतलब चारों तरफ जो है आलू का दाम स्थिर कर रखा है। पंजाब का ही आलू बंगाल में खाया जाता है, उड़ीसा में खाया जाता है, आपके आधे भारत में पंजाब का आलू खाया जाता है। पंजाब के ही अंडे हैं जिन्होंने पूरे जो है आधे भारत को जो है मतलब अंडे के मामले में संभाल रखा है। पंजाब का ही गेहूं है जिसने कोविड के दौरान जो है भूखमरी पैदा नहीं होने दी। उत्तर प्रदेश और बिहार में, और आप इसमें थोड़ा मध्य प्रदेश को भी जोड़ सकते हैं, यहाँ तो किसान की जगह बटाईदार हो गए हैं। तो बटाईदार तो जो दूसरे के खेतों में काम का खेत लेकर के और जो है एक प्रकार से लगान पर या जो है फसल बंटवारे के आधार पर खेती करते हैं, वो मालिक के लिए क्यों जाके संघर्ष करेंगे? उनको तो बंटवारे के बाद इतना ही मिलता है जितने में उनका किसी प्रकार काम चल जाए। और जो है वो क्या कहते हैं, उनके पास उस तरह की खेती तो है नहीं कमर्शियल वाली कि वो निकालें और बेचें और जो बंगाल तक उनका गेहूं जाए। वो तो सरकारी खरीद जो उत्तर प्रदेश में होती है या बिहार में होती है उसी में भी नहीं अटता, तो बाकी जगह क्या करेंगे? तो असली तो वही अन्नदाता हैं पूरे देश के लिए। अगर पंजाब के किसान कह दें कि हम 2 साल जो है खेती नहीं करेंगे, पूरे देश में भाई साहब भूखमरी फैल जाएगी। इतना जान लिए, या इतने ज्यादा दाम हो जाएंगे कि सरकार के संभाले नहीं संभलेगा। आपके बता, अभी तो किसान केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो इस ब्रह्मास्त्र पर उतर आए कि हम अच्छा 2 साल हम खेती नहीं करेंगे, फिर तो इनके जो है वो क्या कहते हैं जड़ैया बुखार चढ़ जाएगा। बिना उसके जड़ैया बुखार सरकार को चढ़ जाता है तो भी तो तब तो और जड़ैया बुखार चढ़ जाएगा। फिर ये सरकार एक मामले में और सिद्धहस्त है। ये सरकार जो मुद्दे हैं उनको कोर्ट के माध्यम से निपटाना चाहती है। वो चाहते हैं कि कोर्ट अपना कंधा दे दे। इसके पहले राजस्थान वगैरह में जब आंदोलन होते थे कि मीणा लोगों ने आंदोलन किया था कि वहां उनको जो है उसमें शामिल किया जाए, दलित में शामिल किया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए, तो उसमें रेल रोको वगैरह हो गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो हस्तक्षेप कर दिया था। तो अब ये लोग भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन में भी जो है हस्तक्षेप हो जाए। अब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने रेट दाखिल की है, दाखिल थी नहीं थी है, और वहां इन्होंने तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। वो कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर हमसे नहीं हो रहा है, राजनीतिक रूप से हम नहीं निपट पा रहे हैं, तो हम कानूनी रूप से जो है मतलब क्या कहते हैं निपटने लगे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बनने के बाद चाहे जितने फैसले उन्होंने कोर्ट के पक्ष में, उनके सरकार के पक्ष में दिए हों या उनके प्रति लीनियंसी अपनाई हो, इधर फिर 2-3 फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। तो इसको देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा देने से इनकार कर दिया है, वरना अब तक तो वहां से आदेश हो जाता कि साहब आप सड़क खाली कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। पंजाब हाई कोर्ट ने तो आज मौखिक रूप से ये भी कहा कि भाई हर आदमी को, किसानों को जो है आंदोलन करने का अपने हक में अधिकार है, और वो अधिकार है, और कानून न तोड़े तो कोई जो है ऐसा वो नहीं है कि उनको प्रदर्शन करने से रोका जा सके। सवाल ये है कि आपको बॉर्डर रोकने का जो है इस देश में किसने अधिकार दिया है? आप कानून व्यवस्था के नाम पर कितनी लिबर्टी लेंगे आप, कि आप देश के ही नागरिक को नहीं आने देंगे, देश के ही नागरिक को प्रवेश नहीं करने देंगे। आप जो है बोट क्लब के प्रदर्शन से डर गए तो आपने लाल किला का मैदान कह दिया कि यहाँ प्रदर्शन होगा, वहां तक भी नहीं आने देना चाहते। आप क्यों इतना धरना प्रदर्शन से डर रहे हैं? किसान कहते हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे, का मतलब ये कि हम किसानी नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? हाथ पैर जोड़ने क्या जाएगा कि नहीं किसान तुम किसानी करो? तो ये स्थिति है सर। संजीव जी, वो वीडियोस मैं देख रहा था अभी, एकदम एक तरफा युद्ध जैसी स्थिति लग रही है क्या? किसान तो अभी किसान की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, किसानों में यूथ को पीछे कर रखा है उन्होंने, और तो किसान लीडर्स और जो उम्रदराज लोग हैं वो सबसे पहले आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी किसानों ने बड़े बड़े जेसीबी, यूसीबी और कई चीजें उन्होंने भी तैयारी करी है कि अगर कल को जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी दोनों तरफ से हल्का हल्का मतलब की स्थिति वैसी बनी हुई है, लेकिन दोनों पक्ष जो है बहुत ज्यादा टकराव भी नहीं चाह रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत नहीं चाह रही है टकराव। 10-1 हजार पुलिस फोर्स वहां पे हरियाणा गवर्नमेंट ने दोनों बॉर्डरों पे लगा रखा है। लॉ एंड ऑर्डर, जिलों में पुलिस खाली नहीं है, जिलों में पुलिस है ही नहीं, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर कई तरह के आ जाते हैं कि अगर लंबा चल गया तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में, किसान अगर एग्रेसिव हो गए तो उनका क्या होगा। तो मसला कहीं नहीं। अभी इस बीच अर्जुन मुंडा का जो मैसेज आया है उसमें ये एक सूचना दी गई है कि हम 3-4 इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी, पराली की जो समस्या है जो जलाया जाता है, हम इन मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए मसला कहाँ फंस गया। देखिए गवर्नमेंट भी बड़ी चालाकी से अपने गेम को खेल रही है, जिसको किसान बहुत चालाकी से रगड़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा कि हम 5 फसलों पे आपको दे देंगे, एमएसपी देंगे। इसमें कपास था और दालें थी, जिसमें अरहर की दाल थी और फिर मूंग की दाल थी और एक उड़द की, एक और भी कोई दाल थी, उड़द थी, पता नहीं कौन सा, 3 दाल थे, एक कपास था और एक मक्का था। तो अब देखिए कि सरकार की चालाकी देखिए कि सरकार ने प्रपोजल कर दिया, तो उसमें भी कहता कि हम 5 साल की गारंटी लेंगे आपसे खरीद के, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो उसका किसानों ने कहा कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। पहला तो बात है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से, ये हम क्यों करें कि आपके कंडीशन पे हम काम करें। सेकेंड जो सबसे बड़ी जो समस्या आई कि जो ये बार बार कह रहे थे कि एमएसपी हम 5 पे देंगे, वो 5 फसल उन फसलों को रखा जिसमें ऑलरेडी किसानों को एमएसपी से ज्यादा कीमत बाजार में ऑलरेडी अभी मिल रही है। आप समझ रहे हैं ना गेम कहां पे गवर्नमेंट ने खेला। वो एमएसपी पे मंडी में क्यों बेचने आएंगे सरकार के पास, सब उनको बाजार में पहले से कीमत मिल रही है। मसूर दाल का एमएसपी 6425 रुपया है, बाजार में वो मिल रहा है 7180 रुपए में बिक रहा है 1 क्विंटल। उड़द दाल का है 6950, यानी लगभग 7000 एमएसपी तय है, और उनको मिल रहा है 8844 रुपए बाजार में ही। तुअर जो अरहर दाल है वो 7000 रुपए इन्होंने प्राइस फिक्स कर रखा है और उनको मिल रहा है 9200 रुपया बाजार में ही। कपास का इन्होंने 7000 फिक्स कर रखा है और वहां इनको बाजार में 68 रुपया मिल ही रहा है। सिर्फ मक्का एक ऐसा फसल है जो 2183 रुपया है, इसका भी एट पार मिल रहा है बाजार में, इनको मूल्य मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि उन फसलों का आप ले रहे हो जिसका बाजार मूल्य नहीं गिरा है, हमें तो उन फसलों की भी गारंटी चाहिए जो बाकी जो और फसलें हैं, टोटल 22 फसलें आपने शामिल कर रखी है, ये सारी चीजों का आप गारंटी दे दो। और दूसरा वो बार बार यही कर रहे हैं, देखिए हमें गारंटी नहीं चाहिए कि सरकार ही सारा कुछ खरीदे। उनका कहना है कि आप एक लीगल लॉ पास कर दीजिए कि जैसे कोई फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस फिक्स करती है एमआरपी, तो ऐसे ही हमारा एमएसपी तय कर दीजिए कि इससे नीचे कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं खरीदेगा।
अगर आप 22 रुपये हमारा एमएसपी तय कर दिया एक फसल पे, तो अडानी साहब हो, चाहे अंबानी साहब हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे जिंदल साहब हो, चाहे फलाना साहब हो, बिरला साहब हो, टाटा साहब हो, सब जो है अपने फैक्ट्री के लिए और अपने रिटेल स्टोर के लिए इससे नीचे नहीं खरीदेंगे, गारंटी चाहते हैं। अब सरकार वो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तो मारे जाएंगे सारे पूंजीपति जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं। इनका तो खेल यही है। अब मैं आपको बता रहा हूं गेम कहां चल रहा है। बिहार से इस बार क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में ये मीडिएटरों ने 1200 रुपए क्विंटल धान खरीदा बिहार से। देखिए एमएसपी धान का है 2400, 1200 रुपए क्विंटल खरीद लिया, और यहां लोकल अफसरों से मिलके पंजाब और हरियाणा के मंडियों में, चूंकि यहां एमएसपी पूरा मिलता है, इन्होंने 2200 33 रुपए क्विंटल बेच दिया। पंजाब के किसान कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि बिहार का किसान बिहार में ही 1200 किसी दलाल को बेचने की बजाय वो 2400 रुपया में बिहार के मंडी में बेचे। और इसका प्रबंधन जो है बिहार का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हो, वो तो है नहीं, नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया उसको, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को, एपीएमसी एक्ट भी खत्म शायद कर दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उसका प्रोवाइड करे। कहता है कि हम ये नहीं चाहते, या आप एमएसपी तय कर दो ताकि बिहार का किसान भी जब अपने बाजार में अपने लोकल मंडी में बेचने जाए तो 24 रुपए उसको क्विंटल मिले। तो ये एक झगड़ा किसानों का ये है कि हमारे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत का 43 लाख करोड़ का बजट है, और अगर हम 22 फसलों को खरीदेंगे तो हमको 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये सरकार का एक प्रचार चल रहा था, जिसको देश के तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल चला रहे थे। किसानों ने कहा कि हम तो चाहते ही नहीं कि सरकार खरीदे, हमें एक कानूनी एक प्रोटेक्शन दे दे कि इससे नीचे आप नहीं बेचिएगा। कहता है जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सामान उसको आप फिक्स करने का छूट दे रखे हो और उससे नीचे नहीं बेचता, तो हमें क्यों मार रहे हो। जो सेकंड जो मसला उनका एक और भी है कि वो उनको ये डर है पंजाब के किसानों को, जो ये जो एग्रीकल्चर बेल्ट है शुरू से पार्टीशन से पहले से, चूंकि केनाल एरिया था पंजाब ब्रिटिश एरिया का, तो वहां से शुरू से किसान इन मूवमेंट इनका मजबूत रहा। और ये तब रहा जब 1947 से पहले यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और उस सरकार में आपको याद होगा कि सर छोटू राम, सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी के, और मास्टर तारा सिंह, इनके कंबाइंड गवर्नमेंट थी, जिसमें हिंदू एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, पंजाब के सिख एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, और पंजाबी जो मुस्लिम जो एग्रीकल्चरिस्ट सिकंदर हयात खान, खिजर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो भी थे। तो उन्होंने पहली बार किसानी को लेकर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर ब्रिटिश टाइम में ही लॉ बना दिया था प्रांतीय असेंबली में, जहां पे एग्रीकल्चर के प्राइस भी फिक्स होते थे, जहां पे पट्टेदारों को पूरा का पूरा मालिकाना हक दिया। उन्होंने कई रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म लाए जो इंडिया में सबसे पहले हुआ था, बाकी राज्यों में नहीं हुआ था। तो यहाँ के किसान पहले से जागरूक हैं। उनका कहना है कि जिस ढंग से आदिवासी एरियो में जो पंजाब से बात हुई कि आखिर आप लोग इतना एग्रेसिव क्यों हैं, कहता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ एमएसपी तक नहीं है। जिस ढंग से अडानी ने इस एरिया में विस्तार किया है अपने पूरे के पूरे गोडाउन्स को, तो उनको ये डर है कि उनकी जमीन ठीक वैसे ही छीनने की योजना बन रही है जैसी योजना आदिवासी एरिया में अडानी और देश के बड़े पूंजीपति घरानों ने बनाई और आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे कब्जा कर लिया। कहा कि सेम हमारे 2 स्टेटों के लैंड पे उनकी नजर है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये कब्जा करके सारा मार्केट को कब्जा करना चाहते हैं, तो हमें खेती से मजबूत बना देंगे। तो ये जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस सरकार के साथ साथ अडानी जैसे पूंजीपतियों से भी है, ताकि हमारा फ्यूचर आगे जमीन बचा रहे। तो ये लड़ाई यहां भी चल रही है। जेपी सर, ये तो 14-15 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ हो गए जी, और पता नहीं अंदर खाते कितना होगा वो हम लोग को तो पता नहीं है जी। अगर किसान ये कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर भी हमसे अगर खरीदे तो मिनिमम एक प्राइस फिक्स हो, जैसे आप कॉपी कलम कुछ भी खरीदते हैं, जूता शर्ट खरीदते हैं, तो उस पे प्राइस फिक्स रहता है। तो इससे क्यों घबरा रही है सरकार? क्या ये पूंजीपतियों को नुकसान देगा? पूंजीपति तो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, जिस रफ्तार से बाटा और रिबॉक के जूते महंगे हुए हैं, उस रफ्तार से खेती किसानी दूध का दाम बढ़ा है। ये लगातार इसलिए इस सेक्टर को सब्सिडी बड़े पैमाने पर दी जाती रही, चाहे खाद की सब्सिडी हो, चाहे बिजली की सब्सिडी हो, चाहे एक समर्थन मूल्य हो,
ताकि इस पे इतनी महंगाई ना बढ़े कि सरकार के लिए महंगाई कंट्रोल करना जो है उसके बूते से बाहर हो जाए। एक और सरकार सब्सिडी भी नहीं देना चाहती, सब्सिडी भी खत्म करना चाहती है, और दूसरी ओर चाहती है कि किसानों का जो है वो श्रम जो है वो नाली में बहे, उसकी कोई वैल्यू न रहे। जैसा संजीव भाई ने बताया कि बिहार में 1200 में धान खरीदा गया, इसमें भी खेल है। सरकार की जब मंडियों में बिकता है तो वो पैसा बाद में मिलता है, तत्काल पैसा मिलता नहीं। किसान जो है जब वो क्या कहते हैं अपनी खेती करके फसल जब बेचता है तो चाहता है कि उसको तत्काल पैसा मिल जाए। तत्काल पैसा मिलने का मतलब है कि उसके जो है मतलब उसकी जो जरूरियात है, जो उसने कर्जा लिया है, जो उसको लड़की की शादी है, जो लड़के की शादी है, जो ये है, उसमें सबके लिए उसको पैसा चाहिए। और वो पैसा जो है मैं मंडी में जाके और जो सरकारी खरीद में फंसता है तो पैसा मिलते मिलते लाल फीताशाही का शिकार हो जाता है। तो इसलिए किसान सोचता है कि इतना हम जो है वो दौड़ेंगे धूपेंगे तो चलो यार हटाओ, बेच करके अभी जो नगद पैसा मिल रहा चलो वही ले ले। क्या किसान खुशी खुशी 2400 का माल 1200 में बेचता है? तो ये स्थिति है। सरकार जो है चाहती है कि दौड़ा के थका के हरा जाए, जबकि ये जनप्रतिनिधि की सरकार है और चाहती है सरकार की सब महंगा न होने पाए, ताकि जो है वो हमारा महंगाई पर जो है वो क्या कहते हैं वो। और सरकार का डायलेमा क्या है, कोई नेशनल बेस्ड पॉलिसी नहीं है। एक और प्राइवेट सेक्टर है, एक और पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां अच्छे पैसे मिलते हैं, बाकी जगह भयानक शोषण होता है। जो न्यूनतम मजदूरी लेबर की है उतना भी जो है किसी कामगार को नहीं मिलता। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे में जब ये महंगाई बढ़ेगी तो वो जो है उसका जो विस्फोट होगा उसको कौन संभालेगा। इसलिए सरकार जो है कुछ कम दे के कुछ दे के कुछ ये करके चाहती है लटकाए रखें। सरकार जो है रेशियो में, जैसे नेशनल बेस्ड पॉलिसी नहीं है वैसे सरकार की कोई कीमत की भी पॉलिसी नहीं है। एक और सरकार जो है वो क्या कहते हैं आपका किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी उत्पाद पर कोई जो है वो क्या कहते हैं रोक नहीं लगाती, और दूसरी तरफ आपका जो है वो क्या कहते हैं किसानी पे चाहती है। क्यों? क्योंकि वो रोजमर्रा के चीज में जुटा, बिना भोजन के आदमी रह नहीं सकता, बिना दूध के आदमी रह नहीं सकता। चाय बनाने के लिए 100 ग्राम ही दूध सही, लेकिन उसको चाहिए नहीं, चाय कैसे पिएगा। चाय की कीमत पर सरकार अंकुश नहीं लगाती। चीनी के कीमत पर सरकार का जो कंट्रोल सिस्टम था वो भी समाप्त हो गया। चीनी भी जो है मतलब लगातार जब चाहे दाम चढ़ता रहता है उतरता रहता है। लेकिन किसानी का मामला चूंकि सीधे सीधे जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार उसका ना पैसा देना चाहती है ना उसकी कोई नीति फिक्स करना चाहती है। क्योंकि वो फिक्स करेगी तो बाकी सब डिमांड उठने लगेगी, फिर आप नेशनल बेस्ड पॉलिसी बनाइए। एक संगठित क्षेत्र का कामगार और एक असंगठित क्षेत्र का कामगार। दूसरा, सरकार उसमें भी जो है भेद कर रही है। पहले उसने एडहाक अपॉइंटमेंट करना शुरू किया, अब एडहाक की जगह कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है तो उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने लगा कि साहब जो है वो आप इनको एज पार वेतन दीजिए। अगर एक प्रोफेसर का वेतन मिनिमम 1,40,000 है, 80,000 है या 1 लाख है, तो जो आपने संविदा पर प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए रखा है उसको भी न्यूनतम वेतन दीजिए। तो अब उससे जो है वो संविदा पर भी भर्ती होना बंद हो गई है। संविदा वाले भी सारे के सारे जो है वो एक एक करके निकाल दिए जा रहे हैं। संविदा का समय पूरा हो जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। बिना फैकल्टी के जो है वो सिस्टम चल रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। और अंततः बच्चों को कुछ आए या ना आए, डिग्रियां तो मिल रही है ना। हम्म। तो ये स्थिति हर जगह है, और ये सब खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। आप बता दें, क्योंकि आपको अगर एक चीज व्यवस्थित करेंगे तो बाकी को भी आपको व्यवस्थित करना होगा। और वो जब आप व्यवस्थित करने लगेंगे तो फिर वो जो आपने विकास के द्वीप बना रखे हैं जगह जगह, जैसे जिसमें अडानी पैदा होते हैं, अंबानी पैदा होते हैं, वो पैदा होना बंद हो जाए। जी, चलिए एक सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट एक लेते हैं कि जय जवान जय किसान। तो जवान को तो अग्निवीर बना दिया, अब किसान को किसान वीर बनाने की योजना है। और ये आंदोलन मान लिया कि हरियाणा पंजाब में है। अगर चुनावी वर्ष है, चुनाव का माहौल है, अगर इसका स्वरूप अगर बढ़ता है, थोड़ा सा अखिल भारतीय कैरेक्टर लेता है, तो क्या सरकार इसको वहन कर पाएगी, संभाल पाएगी? संजीव जी। देखिए, सरकार की चिंता चुनाव तो है ही, निश्चित रूप से। अब कैंपेन शुरू होना है इलेक्शन का। अब प्रधानमंत्री जी लगातार दौरों पे जा रहे हैं। अभी यूएई गए थे, फिर वहाँ से ओमान गए, बहरीन गए, जहाँ भी गए, तो ये नहीं, कतर गए थे। और फिर अभी परसों
हरियाणा में 3-4 दिन पहले केम्स के उद्घाटन में थे, उसके बाद कल जम्मू कश्मीर में थे। तो लगातार जो उनके कैंपेन जो शुरू हो गया है, उसके कैंपेन पे जो चमक होनी चाहिए थी, वो चमक धूमिल हो गई, क्योंकि वो जगह किसान मूवमेंट ने ले ली। जो कवरेज की जो चमक थी, वो एकदम बहुत ही फीका पड़ गया है। तो प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी हुई है कि अगर ये इलेक्शन से के तक अगर मार्च तक अगर सस्टेन कर जाएगा, और पंजाब में मूवमेंट सस्टेन कर जाता है, उसका एक कारण है कि वो बिहार की तरह बहुत गरीब किसान नहीं है कि पटना जाना हो, औरंगाबाद बैठना हो, गया बैठना हो, सासाराम बैठना हो, तो रात का भोजन कहाँ से आ जाएगा। नियर अबाउट 40-30-35 हजार किसान बैठे हुए हैं, और वहां पे 50,000 लोगों का भोजन बन रहा है। सारे आसपास के गांवों की औरतें आई हुई हैं, वो बना रही हैं, गुरुद्वारों से सप्लाई है, पूरे पंजाब से लोगों की ड्यूटी लगी है। तो राशन पानी के साथ साथ सब तमाम चीजों का इंतजाम है, तो मूवमेंट तो सस्टेन कर जाएगा। ये चीज सरकार जानती है, क्योंकि दिल्ली में 2 साल चलाया, उन्होंने दिखा दिया 1.5 साल, जितने भी 1 साल 1.5 साल जितना भी चलाया। तो ये जो है सरकार जानती है कि दिक्कत आएगी। देखिए, किसान की मांग बड़ी छोटी सी है, अगर देखा जाए तो आम आदमी की भाषा में वो कहते हैं कि जो प्राइस की स्टेबिलिटी रखो आप मार्केट में, प्राइस जो है हमारा घाटा ना हो। हमें 1 लाख रुपया लग रहा है तो हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारा इनपुट कॉस्ट 1 लाख है तो उसमें 50,000 रुपया, C2+50, यही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है कि 100 रुपया मेरा लग रहा है तो हमें 150 दे दो, हम संतुष्ट है 50 रुपए से। जबकि 25 रुपये एक अगर रिलायंस के रिटेल स्टोर में चले जाइए और एक 100 ग्राम का मक्के का पैकेट खरीदिएगा, तो उसका जो MSP उन्होंने MRP 25 रुपए रख रखा है। 100 ग्राम 25 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कि वो नियर अबाउट 200-250 रुपए किलो मक्का बेच रहे हैं। किसान कहते हैं उनको तो आपने छूट दे रखा है कि आप इतने पे बेचो। हमारी हालत खराब है, हम मक्का जो बेच रहे हैं 10 रुपए किलो भी हमसे कोई नहीं खरीद रहा है जब मार्केट में आ जाता है। तो अब ये मसला सिर्फ पंजाब वाले कहते हैं हमारा नहीं है, कहता है मसला लहसुन उत्पादक का भी है, किसानों ने कहा, कहता है मसला हल्दी उत्पादक का भी है, और मसला जो है मिर्च उत्पादक का भी है, और मसला जीरा उत्पादक का है। जैसे एक मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ, जीरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात। वहां पे 5 लाख हेक्टेयर में जीरे की खेती करते हैं कि इस बार हुई है गुजरात में। और जो सबसे बड़ा जो जीरा का होलसेल मार्केट है गुजरात का ऊंझा है। अभी वहां पे ट्रेड कर रहा है जीरा 35,000 रुपए क्विंटल पे, 1 क्विंटल जीरा 35,000 रुपए है। अब जिस दिन फसल आ जाएगा जीरा, उस दिन उसका रेट टूट के हो जाएगा 20,000। 1 हेक्टेयर पे किसान जो है खर्च कितना कर रहा है जीरा के प्रोडक्शन पे? 1 हेक्टेयर पे किसान का खर्च आ रहा है 80,000 रुपया। इनपुट कॉस्ट है 80,000 रुपया, 15,000 रुपये का तो बीज लग रहा है उसमें, और 80,000 रुपया वो खर्च कर रहा है। और उस समय अगर प्राइस टूट के 15,000 रुपये क्विंटल आ जाता है तो किसान तो मर गया। वो कहता है किसान कि अभी जब मार्केट में नहीं है तो 35,000 रुपये क्विंटल चल रहा है, व्यापारियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उसको होल्ड कर लिया, क्विंटल 35,000 रुपये क्विंटल कर दिया। कहता जब हमारा जैसे ही मार्केट में फसल आने को होगा प्राइस तोड़ देंगे। प्राइस जब तोड़ देंगे तो क्या होगा कि हम जो 80,000 रुपया लगाए हैं या तो 10-20 हजार का मुनाफा कमा के निकलेंगे, हो सकता है कि 60,000 रुपया भी ना निकले। जैसे लहसुन का है, लहसुन अभी बाजार में कितने रुपए किलो है? 400 रुपए किलो है। लेकिन जब भी लहसुन की आप लगातार खबरें पढ़ते होंगे कि किसानों ने सड़कों पे फेंक दिया टोटली लहसुन को, 2 रुपए 3 रुपए किलो भी बाजार में नहीं मिल रहा है लहसुन का। आपने पंजाब में कीनू का उन्होंने क्या किया, जो संतरा का तरह कीनू जो दिखता है, पंजाब बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है, 2 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा था। मंडी में खुदरा में 40 रुपए मिल रहा था किलो, 40 रुपए किलो तो हम लोगों ने खुद खरीदा मंडी में। किसान को 2 रुपए में नहीं मिल रहा था, उन्होंने ट्रैक्टर से सारे के सारे जो है सड़कों पे उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया किसानों ने कि 2 रुपए बेच के क्या करेंगे। तो किसान कहते हैं कि हमको ये प्राइस प्रोटेक्शन दे दो, मिनिमम सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि ये आपको। और उनका कहना है कि सिर्फ 22 फसल नहीं, वो तो कह रहे हैं कि दूध उत्पादकों को भी दो। उन्होंने ये कहा, देखिए सरकार की तरफ से एक नया रूमर चला, वो मैं बताना चाहता हूं। सरकार कहते हैं कि जो 22 फसलों की बात किसान कर रहे हैं, वो टोटल एग्री प्रोडक्ट का जो टोटल वैल्यू है उसका सिर्फ 28% है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो 28% की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम कहा कहते हैं कि आप फिशरीज को ना दो, मछली उत्पादकों को ना दो, दूध उत्पादकों को ना दो। वो तो कह रहे हैं कि दूध उत्पादकों को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना उनका खर्च आ रहा है। और कर्नाटक जैसे सब्सिडी विधि, महाराष्ट्र में कुछ सब्सिडी किसानों को जारी होता है जो दूध उत्पादन में लगे हुए हैं या फिशरी में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी डिमांड किया है अपनी डिमांड में
कि राष्ट्रीय स्तर पे चिली बोर्ड, मतलब मिर्च से संबंधित बोर्ड, हल्दी से संबंधित बोर्ड, फिशरीज से संबंधित जो भी है, आपका दूध से संबंधित जितने भी है, आप इसके प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसानों को बचाने के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पे बोर्ड बनाइए, जो छोटे छोटे मसालों का भी जो है। तो किसानों ने समग्रता में बात करी है कि भैया हमको सिर्फ प्राइस प्रोटेक्शन चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप ये दे दो। और इस बार थोड़ा लार्जर में गए हैं, वो कह रहे हैं कि 5th शेड्यूल भी लागू करो, आदिवासियों की जमीन को पे कब्जा ना हो, ये भी डिमांड चार्टर में उनका है। मनरेगा में कहा है कि 700 रुपए दो और 200 दिन कर दो। तो उन्होंने मजदूरों की भी बात करी है, आदिवासियों की भी बात करी है। तो ये है किसानों का मसला। और हमें समझ में नहीं आता कि ये सरकार जो है कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश के 50% आबादी जिसमें लगा हुआ है उस पर लाठी डंडा चला रही है। तो सबका साथ सबका विकास तो साफ नजर आ रहा है। जी जेपी सर, फाइनल कमेंट। ये तो देखिए राष्ट्रीय सर, मुद्दा है। नहीं राष्ट्रीय मुद्दा तो है सर। एक्चुअली ऐसा है ना कि जो नियत जब आदमी की साफ नहीं होती तो यही होता है। और सरकार में बाहर रहने पर और सरकार में कुर्सी पर बैठने में चाल चरित्र और चेहरा साला बदल जाता है। फिर वो कुर्सी बोलने लगती है, फिर वो लोक सेवक नहीं बोलता। जब तक कुर्सी नहीं मिली रहती तब तक वो जो है वो चाहे जो भी अपना स्वांग रचे, कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी का चरित्र उसमें घुस जाता है, फिर वो सब चीजें भूल जाती हैं। सवाल इस बात का है कि फिर वहां मामला यही आ गया, जैसे उन्होंने सबके लिए मांग किया है, तो अगर जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, अगर हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते, अगर नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकते, तो पंजाब है उत्तर प्रदेश में जमीन क्यों खरीद सकते हैं? फिर यहाँ भी वही नियम लागू होना चाहिए। या यहाँ के लोग फॉर ग्रांटेड है, तो ये किसान क्या फॉर ग्रांटेड है? अब 2 रुपए का जो कीनू है इलाहाबाद में 25 रुपए किलो तक बिका है, एक 100 रुपए में 4 किलो। और अभी जब मैं बलिया गया था तो गाजीपुर में ठेले पर थोक भाव से कीनू मैंने 50 ठेले पर और चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे 100 रुपए में 4 किलो, 100 रुपए में 4 किलो। बाकी कहीं 40 रुपए है, कहीं 50 रुपए है, और नहीं तो गाजीपुर में तो 25 रुपए किलो आज की डेट में भी कीनू बिक रहा है। और कीनू के कारण जो संतरे का दाम 100-120 होना चाहिए, संतरा भी 50 रुपए किलो में जो है आ गया है। लोग कीनू के सामने संतरा नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि संतरा में खट्टापन भी है, कीनू का जो है खूब बढ़िया जूस निकल रहा है। तो लोग सोच रहे हैं जैसे संतरा वैसे कीनू, हम कीनू ही क्यों ना खरीदें, इतना सस्ता मिल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि ये सस्ता जाके किसान को क्या पड़ रहा है? तो भाई दाम में एक वो तो होना ही चाहिए निर्धारित, वरना तो जो मतलब कीनू की खेती करे, अपने फसल उसमें पेड़ लगा ले कीनू, फिर वो भूखे मरे। अगर 2 रुपए की खरीदे और 25 रुपए आपके दाम पर। सबसे बड़ा जो है वो जो उदाहरण तो जॉर्ज फर्नांडिस के पोटैटो चिप्स का है। एक जो पोटैटो चिप्स है आपका जो है, जो पाउच में 10 रुपए का मिलता है, क्या ग्राम होता है सर? अगर उसका किलो में भाव जोड़ेंगे तो मतलब लगेगा कि अरे ये तो पोटैटो चिप्स में इतना है, और किसान का आलू कै रुपए किलो बिकता है। जब बाजार में 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए आलू बिकता है, तो मंडी में जब पता चला 4 रुपए किलो आलू है, और 4 रुपए में जब मंडी में किसान ले आए तो उसको पता चला 2 ही रुपया आढ़तिया ने दिया, तो क्या भाव आलू पड़ा आपसे बता। और आलू कितने बड़े पैमाने पर खेती होती है, जिससे सारी सब्जियों को जो है वो क्या कहते हैं बैलेंस कर रखा है। और आलू तो आलू कहा ही जाता है कि आलू है, किसी भी चीज रिपीट हो जाता है। चिकन में डाल दिए तो भी आलू, मटन में डाल दिए तो भी आलू, परवल में डाल दिए तो भी आलू, गोभी में डाल दिए तो भी आलू, हर जगह आलू फिट है। अब आलू का जो अर्थशास्त्र जो जॉर्ज फर्नांडिस बताए गए हैं कई साल पहले, वो तो आज भी शाश्वत है और बाकी सब चीजों पर भी लागू है। अब जो मक्के वाला ही, मक्के का आटा ही है, या मक्के का जो आपका कॉर्नफ्लेक्स है, जब उसका दाम भी कंपेयर करके दिखवा लिए, जो उसका बाई प्रोडक्ट बनता है। आपका जो है वो जो गेहूं की, सड़े हुए गेहूं की जो शराब बनती है, जो इतने महंगे दामों पर जो है वो ग्रेन स्पिरिट के नाम से बिकती है, और उसमें कुछ मिलाया ना जाए तो उसका दाम और महंगा हो जाता है। और गेहूं क्या भाव किसान से आप ले रहे हैं? 1200 रुपए में आप धान ले रहे हैं। आप जाके धान खरीद के देखिए कि गेहूं चावल जो है क्या रुपए किलो मिल रहा है। बड़ा से मोटा चावल 40-45 रुपए किलो से बाजार में कम नहीं है। और अगर थोड़ा अच्छा लेंगे तो 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो।
तो कहने का मतलब है कि दाम की कोई एकरूपता तो है नहीं कि आपने किसान से क्या लिया और उसको मतलब क्या कहते हैं वो बाजार में आम उपभोक्ता, ये भी नहीं कि किसान से आपने लिया तो आम उपभोक्ता को उसका लाभ मिले, तो लाभ बिचौलिए ले रहे हैं। और आपने जितने भी जमाखोरी का कानून था उस सबको आपने या तो खत्म कर दिया या आपने उसमें ढील दे दी। आपने जिस तरह जो है ईडी छापा मार रही है कि इनके पास इतना बरामद हुआ, उनके पास इतना बरामद हुआ, पिछले 10 साल में कितनी खबर आपने पंजाब से लेके तमिलनाडु तक पढ़ी, जिसमें हो कि साहब इनके पास से जो है इतने हजारों कुंटल सरसों बरामद हुआ, इनके पास से जो है हजारों कुंटल गेहूं बरामद हुआ, इनके पास से हजारों कुंटल मक्का बरामद हुआ। पढ़ा कहीं आपने? क्यों? क्योंकि जमाखोरी, ये सरकार ही जमाखोरों की सरकार है। और हमेशा से होता है कि जब जनसंघ के रूप में आती थी या भाजपा के जो रूप में आ रही तो सबसे ज्यादा चांदी इसमें जमाखोरों की हो जाती है। क्यों? कि तब उस समय कोई, क्यों, वही वही इनका बैकबोन है। तो जमाखोरों की सरकार जो है, जो लोग उत्पादन करते हैं उनको क्यों उचित मूल्य देगी? और फिर जमाखोरी में फायदा क्या होगा? और अब तो बड़े बड़े लोग अपना बड़ा बड़ा गोडाउन बना करके आ गए हैं जमाखोरी करने के लिए। तो जो जमाखोरी छोटे स्तर पर होती थी, अब वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं आपके वेयर हाउसेज और गोदाम बना के हो रही है। तो जब जमाखोरों की सरकार है, जमाखोरों को ही अंतिम लाभ पहुंचाने की आपकी मंशा है, तो किसानों की या जो लोग भी उत्पादक हैं किसी भी रूप में, उनको क्या फायदा होगा? एक और आप जी कहते हैं कि साहब स्मॉल स्केल में उत्पादन कीजिए। आप स्मॉल स्केल में मान ली फिनाइल है, आपने फिनाइल का उत्पादन किया तो उसकी सरकारी खरीद तब तक नहीं होगी जब तक उस पर आप आईएसआई का मार्क मत न लगवाइए। अब आप आईएसआई का मार्क भी आपने हर उत्पादन सेंटर पर नहीं बना रखा है। अब अगला आदमी दौड़ के जो है ले जाए, अपना प्रोडक्ट ले जाए, जो उसका प्रोसेस करे, तो पता चला कि 9 की लकड़ी 90 खर्च, जितने में उसने फिनाइल बनाया उतना जो है उससे ज्यादा लग गया, उसको जो है आईएसआई मार्क देने में, बाजार में बेचेगा कितने में? तो हर जगह ऐसा लूप होल छोड़ रखा है उत्पादन के मामले में, चाहे वो इंडस्ट्रियल उत्पादन में अंबानी और अडानी के उत्पादन पर कोई जो है दिक्कत नहीं है, लेकिन वही जो स्मॉल इंटरप्रेन्योर है उसके उत्पादन में इतनी दिक्कतें हैं। ये सब जो तमाम जो मार्का है, एक मार्का से लेके आईएसआई मार्का तक, वो मार्का नहीं लगेगा तो उसकी सरकारी खरीद नहीं होगी। और मार्का लगाने का आपने कोई इंतजाम नहीं किया है, या इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि मार्का लग नहीं सकता। तो इतने बड़े बड़े किसान जो खुद किसानी करके इतना बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, उनके सामने छोटे किसानों की क्या हैसियत है, जिनका खेत लगातार सिकुड़ता जा रहा है बंटवारे के कारण, बेचने के कारण, तमाम कुरीतियों के कारण। वो तो जितना मिल रहा है उतने में ही जो है किसी प्रकार से जो है मतलब लगे हुए हैं। तो लगता है खाली पंजाबी के किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी जगह के किसान नहीं आंदोलन कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां वास्तव में किसानी लोग करते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार राकेश टिकैत वगैरह शामिल हुए थे, उनकी जो है नियत और जो है उनके उसको लेकर के भी किसानों में काफी वो है कि मतलब क्या कहते हैं इनकी नियत ठीक नहीं है, और ये एक प्रकार से आंदोलन में शामिल होकर भीतरघात कर रहे, तो उन्होंने अपनी बात उनको शामिल नहीं किया है। तो अभी तो जी केवल पंजाब के किसानों ने नाक में दम कर दिया है, बाकी जगह किसान शामिल हो जाए तो सरकार तो अभी हाँफ रही है। उस समय तो जो है गले में जो है गंगा जल पिलाना पड़ेगा, तुलसी गंगा जल इसको। ये स्थिति है सर। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये अम्बेडकर नामा का किसान आंदोलन विशेष, सरकार पेशों पेश में क्यों है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।